जन आकांक्षाएं जितनी थीं इस डबल इंजन की सरकार से, रोजगार को लेकर करके, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी चीज़ों को लेकर के उसे बुरी तरीके से ये फेल कर गए। चूंकि ये लगातार झूठ की खेती करते रहे और उसमें मास मीडिया, सोशल मीडिया का इन्होंने भयंकर स्तर पे मिसयूज किया। जंगल राज बनाम राक्षस राज लगातार बिहार में चलाया जाता है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? अब भी बिहार में क्या स्थिति है? देखिए, जंगल राज का तो एक नैरेटिव जो है मीडिया के खास समूह ने इस देश में खड़ा किया था और बहुत सारे लोग उसके पीछे खड़े थे। लोग जो बीएलओ को फॉर्म दे रहे हैं तो एक जगह भी बीएलओ उनको रिसीविंग नहीं दे पा रहे हैं, करें कागज का अभाव है या फिर ऐसा कोई उसे बीएलओ को रिसीविंग देने के लिए कोई प्रॉपर फॉर्मेट तक नहीं है उस फॉर्म में। तो कह रहा हम कहाँ दें, कैसे दें, उसको भी नहीं समझ में आइडिया है, लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, लोग बेचारे देते जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। बिहार में चुनाव अपने परवान पर है। तमाम नेता, तमाम जो लोग हैं, चाहे राष्ट्रीय पार्टी के हों चाहे क्षेत्रीय पार्टी के हों, सब लोग जनता के बीच कैंप कर रहे हैं और अपने वादे, अपने इरादे जनता को बता रहे हैं। इसी बीच हम बिहार के रामगढ़ विधानसभा में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजीत सिंह हैं। अजीत सिंह से समझते हैं कि चुनावी मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों के तहत तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम हो घूमेगी। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत धन्यवाद, आप इतनी लंबी यात्रा करके हमसे बात करने के लिए आए। जी शुक्रिया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि बिहार जो है अब चुनाव के मुहाने पे खड़ा है, डबल इंजन की सरकार है, लगातार भाजपा ये कह रही है। इस डबल इंजन की सरकार से कैसे पार पाएंगे, क्या लगता है? देखिए, हम लोग को पार पाना है ये एक अलग विषय है। बिहार की जनता इनसे पार पाना चाहती है और 11 साल की जो केंद्र सरकार है और ये करीब 20 साल की ये सरकार करीबन तो इसमें है क्या कि वादा खिलाफी बड़े मैसिव लेवल पे हुआ है और ख़ासतौर से केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों तरफ से। वादा खिलाफी के अलावा आज की स्थिति ये है कि इस राज्य में राक्षस राज आ चुका है। नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से बिल्कुल ही अस्वस्थ हो चुके हैं। कोई लगाम ही नहीं है शासन प्रशासन के ऊपर, कोई शासन का प्रताप नहीं रहा, जो जिसको मन में आ रहा है वो कर रहा है। जन आकांक्षाएं जितनी थीं इस डबल इंजन की सरकार से, रोजगार को लेकर करके, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी चीज़ों को लेकर के उसे बुरी तरीके से ये फेल कर गए। चूंकि ये लगातार झूठ की खेती करते रहे और उसमें मास मीडिया, सोशल मीडिया का इन्होंने भयंकर स्तर पे मिसयूज़ किया, साथ में संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज़ किया और किसी तरह से लोगों को समझाया रहा कि वो उनके लिए बेहतर है। लेकिन अब ये नकाब हट चुका है, जनता जान चुकी है और यह भी जान चुके हैं कि इस पर जनता इनको निकालेगी। इसलिए इन्होंने एक नई चाल चली है। मतदाता, गहन मतदाता जो है पुनरीक्षण कार्यक्रम के माध्यम से ये कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे लोगों को डिमोरलाइज किया जाए, हरास किया जाए वोटर को, कैसे वंचित समाज, गरीब गुरबे जो प्रवासी हैं उनको वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए ताकि किसी तरह से इनकी सरकार बच जाए। तो हम लोग जो है पूरी तैयारी के साथ इस विषय को जनता के बीच में जाके काउंटर कर रहे हैं कि गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के मार्फत वो क्या करना चाहते हैं। उसके अलावा चूंकि यह लोकतंत्र में जब वोट देने का अधिकार रहेगा तभी आप अपने को अभिव्यक्ति कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। तो मैसिव लेवल पे हम लोग के बूथ लेवल पे हमारे वर्कर जो है एक्टिव होकर के और इनके षड्यंत्र फेल करने में लगे हुए हैं, काम करने में। ऊपर में भी काफ़ी बड़े स्तर पे कार्यक्रम चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मामले को टेपर डाउन किया जाए। जिस तरीके का टोन है चुनाव आयोग का डॉक्यूमेंटेशन को लेकर करके मतदाता सूची में जोड़ने के लिए, तो काफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को संज्ञान में लिया है। उसने भी सवाल इनसे पूछा है। तो बड़े स्तर पे हम लोग इनसे निपटने की भी तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटिकल मैसेजिंग में ऑलरेडी जनता बदलाव चाहती है और उसमें हम लोग के जो माननीय नेता तेजस्वी जी हैं वो कामयाब हैं। 17 महीने की जो हम लोग की कार्यकाल थी और जिसमें हम लोग का जो परफॉर्मेंस था, तो वो यहाँ बिहार के सभी लोग उसे संतुष्ट हैं और यह जानते हैं कि जब हम लोग की सरकार बनेगी तो वादा के पक्के निकलेंगे तेजस्वी जी। नीतीश कुमार लगातार करीब 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं। वो लगातार एक छवि बन गई कि नीतीश कुमार जो है सुशासन की सरकार है, सुशासन बाबू हैं। तमाम पोस्टर भी लग गए। अब स्थिति जो है बिहार में, आपने भी कहा राक्षस राज है, जंगल राज बनाम राक्षस राज लगातार बिहार में चलाया जाता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? अब भी बिहार में क्या स्थिति है? देखिए, जंगल राज का तो एक नैरेटिव जो है मीडिया के खास समूह ने इस देश में खड़ा किया था और बहुत सारे लोग उसके पीछे खड़े थे।
लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ से भी अब पर्दा हटते जा रहा है और लोग समझ रहे हैं कि उस सरकार, वह जो सरकार थी, वह आम लोगों की सरकार थी, जिसको इन्होंने मीडिया के माध्यम से साबित किया कि ये जंगल राज की सरकार है। और उसमें वो कहीं ना कहीं से कुछ लोग बैठे हैं जो न्यायपालिका के अंदर, जो वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ, उसमें उन लोगों ने मदद भी किया था, बयानबाजी करके, जिनका जिनका कोई काम नहीं है उन्होंने किया था। अब जो है आज के दिन में, मैं उदाहरण के तौर पे, हजारों उदाहरण है आपके सामने। अभी हाल फिलहाल नरसंहार हुआ एक जाति विशेष के लोगों का, और इसके पहले और बाद में लगातार तमाम जो है दुर्घटनाएं हो रही है। तेजस्वी जी के बगल में फायरिंग हुई है, जो सबसे, इस राज्य का जो सबसे सेफ जोन है, वहाँ पे रिवॉल्वर लहराते हुए फायरिंग हो रही है। पटना के बोरिंग रोड, जो सबसे हमारा पॉश इलाका है, जहाँ पे संभ्रांत लोग रहते हैं, वहाँ पे हुआ है। और वहाँ पे हुआ है तो आप समझिए कि कोई जगह नहीं बचा है। लेकिन आप जहाँ बैठे हैं जिस विधानसभा में, इसी विधानसभा में मुश्किल से 5 दिन पहले विधायक के आवास से विधायक की गाड़ी चोरी कर ली गई, और चोरी करने के बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। पुलिस महकमा जो है उसको लगा कि बड़ी भारी बेइज्जती है हमारी, तो आनन फानन में पूरी पुलिस महकमा लग करके 100 किलोमीटर दूर जाकर के गाड़ी को जब्त कर ली 24 घंटे के अंदर। लेकिन अपराधी को छोड़ दी क्योंकि एफआईआर नहीं हुआ था। ये एक बात हुई। लेकिन इसी जिले के अंदर सैकड़ों वाहन कलेक्ट्रेट से, जिला अधिकारी के कार्यालय के सामने से, और जिला स्तर के पदाधिकारियों के जो कार्यालय हैं अलग अलग विभिन्न जगह पे विभाग के, वहाँ से भी, और जिला मुख्यालय के अंदर से भी सैकड़ों वाहन चोरी हो रही है। एक वाहन जब्त नहीं कर पा रहे हैं। जो अचानक से किसी वजह से गाड़ी जब्त हो पा रही है, वो डायरेक्ट, उसका वजह नहीं है कि पुलिस को खोजते हुए गई, किसी न किसी कारण से उसको मिल गई। तो जब्ती के नाम पे वही है, मादक पदार्थ, शराब तस्करी, तमाम चीज फैला हुआ है यहाँ पर। ये पूर्णतः राक्षस राज है, फ्री फॉर ऑल है। जो इसमें लुटेरे किस्म के लोग हैं, चोर उचक्के, गुंडा, मौली, उनके लिए एकदम फ्री पास कर दी है पुलिस ने। पुलिस सिर्फ और सिर्फ वसूली कर रही है, और यहाँ से, जिला से लेकर करके पटना के आकाओं तक पहुँच रही है। सरकार में अफरा तफरी मचा हुआ है। सबको पता है कि सरकार जाने वाली है, जितना लूट सको खजाने को, आम लोगों को, उतना लूट लो, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। ऑलरेडी मुख्यमंत्री जो है मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। ये गाड़ी बिना ब्रेक का चल रही है। अच्छा, आपके यहाँ शराबबंदी का क्या माहौल है? क्योंकि ये इस पे लगातार बात हो रही है, तो कई नेताओं ने कहा कि इसको खोल देना चाहिए, कई लोगों की मौत भी हुई। तो यहाँ के सांसद हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने कहा कि ये नीतीश सरकार द्वारा सोची समझी हत्या है, उन्होंने साफ कहा था। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो है ही, सुनियोजित तरीके से नीतीश सरकार जी के द्वारा ये हत्या ही है लोगों का। लेकिन सिर्फ मसला सिर्फ वहीं तक नहीं है। मसला ये है कि बॉर्डर से 50-60 किलोमीटर दूर तक जहाँ भी हो, मतलब आप सोचिए, चंपारण से लेकर कैमूर तक बॉर्डर, यूपी बिहार बॉर्डर पर, फिर झारखंड साइड और पश्चिम बंगाल साइड में जहाँ भी चले जाइए, तो हमारा भयंकर स्तर पे पूंजी का पलायन हो रहा है। लोग इस पार से उस पार दारू के नाम पे टैक्स तो दूसरे सरकार को देके आ ही रहे हैं। और जो हमारे होटल इंडस्ट्री हैं, जो शादी विवाह के लिए लॉज वाले जो इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें बहुत बड़े स्तर पे लोग का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और पूंजी, तो हमारा नेट कैपिटल आउटफ्लो भी हो रहा है भयंकर तरीके से, सिर्फ टैक्स के ही रूप में नहीं बल्कि पैसा के रूप में भी। एक शराब का जो दाम है वो 1.5 लोग करके देके करते हैं। प्लस हमारे जो युवा हैं, उधर से मादक पदार्थ का जो तस्करी जब शुरू हुआ है, तो शराब मिल रहा है, उसके साथ हीरोइन, गांजा, तमाम तरह के मादक पदार्थ इस पर आ रहे हैं। और हमारे युवा जो है भयंकर तरीके से ग्रसित होते जा रहे हैं। आप जिस चीज़ को ज़बरदस्ती दबाइएगा, उसको और भी ज़्यादा लोग सेवन करना चाहते हैं। पुलिस इसमें कस के इन्वॉल्व हो गई है। जो रैकेट है ये, इस रैकेट का जो रिंग मास्टर है वो पुलिस हो चुकी है। माफियाओं के नियंत्रण में है पुलिस, और उनके हिसाब से वो पूरा वही शराब पास करा रही है, शराब बिचवा रही है, और वो ये सुनिश्चित कर रही है कि इसके ऊपर अगर किसी ने कोई सूचना दिया, हाल फिलहाल जो नरसंहार हुआ इसी के लिए हुआ, सूचना देने वाला का नाम पुलिस ने खुलासा कर दिया माफिया के सामने, अब माफिया ने उसको मार काट दिया। यहाँ भी कैमूर में भी यही हो रहा है। तो ये पूरा जो माहौल है शराब को लेकर करके गठबंधन का, तो ये शराब को लेकर जो माहौल है, बिहार में अफरा तफरी का माहौल है। तो लोग मारे भी जा रहे हैं जहरीली शराब से, ये सुनियोजित तरीके से लोगों के पॉकेट से पैसा लूटे जा रहा है, सरकार का राजस्व खाली हो रहा है। हम कहते हैं कि शराब बंदी हटाइए, शराब से जो दुष्प्रभाव है उसको नियंत्रित कीजिए। सार्वजनिक तौर पे जो शराब पी करके घूमता फिरता है उसको पुलिस पकड़ के ले जाए, जेल में ले जाए, जो सजा अभी फिलहाल निर्धारित तो वही सजा हो।
शराब पी के कोई गाड़ी चला के किसी की जान ले लिया तो उसको हत्या के आरोप में बंद कर दीजिए अंदर। हम लोग उसके खिलाफ नहीं है। आप जितने कड़े कानून बनाना है बना लीजिए उसके दुष्प्रभाव के ऊपर, लेकिन शराब के ऊपर कृपया जो है इस तरह का जो बंदिश है इस राज्य को खोखला कर रहा है। और सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी, स्वास्थ्य के हिसाब से, नजरिया से भी, तरह तरह से व्यापार व्यापार खत्म होते जा रहा है। आप चले जाइए यूपी से बिहार से यूपी की तरफ, तो जब आप इस पार जब जाएंगे तो एनएच के दोनों तरफ जो दुकानों की रौनक दिखेगी लगेगा कि उदास। और जे ही आप उत्तर प्रदेश से 50 किलोमीटर जाएंगे तो लगेगा कि हम आप तो स्वर्गलोक में आ गए रात में। तो ये पैसा उनके पास कहाँ से आ रहा है? जो हमारा और इस पार उस पार जो धन था, जो हम सामान्य रूप से ऑब्जर्व कर सकते थे, उसमें जमीन आसमान का अंतर आया है। तो ये उनके पास पैसा कहाँ से जा रहा है और हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? तो ये इसी से आप एक समान ऑब्जर्वेशन से आप कर सकते हैं इस चीज को। अच्छा, वोटर पुनरीक्षण पे बात करेंगे। चुनाव आयोग अभी 3 दिन पहले राजद की बंदी थी, महागठबंधन की बंदी थी, उसमें राजद के तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि ये चुनाव आयोग जो है वो भाजपा के एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहा है और अभी जो वोटर पुनरीक्षण हो रहा है इसकी जरूरत नहीं थी। इसको कैसे देखते हैं? इसकी कवायद शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में कचुनाव आयोग बन जाए। इसकी कवायद शुरू हुई कब? जब सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया कि इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर हैं, जो उनकी 3 लोग होते हैं आयोग के मेंबर, तो उनकी तीनों की जो बहाली है उस बहाली प्रक्रिया में जुडिशरी भी इन्वॉल्व रहेगी, लीडर ऑफ अपोजिशन भी इन्वॉल्व रहेंगे और सरकार का एक नुमाइंदा, मतलब प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक सुप्रीम कोर्ट के जज, ये 3 लोग रहेंगे। ये लोग मिलकर तय करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के सदस्य कौन होंगे। सरकार ने उस रूलिंग को चेंज किया और अब जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू चेंज करके अब वो धीरे धीरे वो सरकार के नियंत्रण में ला दिया। तो ये पहला बीजेपी की बी टीम बनने का ये पहला स्टेप था। फिर उसके बाद उस तरह के लोगों को बहाल किया, विभिन्न तरीके से महाराष्ट्र और दिल्ली में एक्सपेरिमेंट किया चुनाव आयोग को लेकर करके। कई सारा जो मतदाता सूची थी उसके साथ छेड़छाड़ करके वहाँ सरकार का, बीजेपी का गठन हुआ। उसी प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए बिहार में तो धीरे धीरे इनका मनोबल इतना बढ़ा है कि यहाँ मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर यहाँ नागरिकता वाला भी कानून घुसाए हुए हैं अंदर में। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑब्जर्वेशन भी आया है, वो मामला चल रहा है। लेकिन मतदाता सूची के साथ भयंकर रूप से फेरबदल बिहार में किया जाएगा या हो रहा है। और अब चूंकि मतदाता सूची फिर से निर्माण हो रहा है तो इस पूरी प्रक्रिया में यह करना है कि फॉर्म भर के फिलअप करके बीएलओ को देना है। लोग जो बीएलओ को फॉर्म दे रहे हैं तो एक जगह भी बीएलओ उनको रिसीविंग नहीं दे पा रहे हैं, कह रहे हैं कागज का अभाव है या फिर ऐसा कोई उसे बीएलओ को रिसीविंग देने के लिए कोई प्रॉपर फॉर्मेट तक नहीं है उस फॉर्म में। तो कह रहा है हम कहाँ दें, कैसे दें, उसको भी नहीं समझ में आइडिया है, लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, लोग बेचारे देते जा रहे हैं। अब एक बार ये आवेदन जब जमा हो जाएगा तो हम एज ए मतदाता हम 25-26 जुलाई के बाद ही जान पाएंगे कि मेरा नाम जुड़ा कि नहीं जुड़ा। और हम जान भी लेंगे तो मेरे पास कोई रिमेडियल एक्शन है कि नहीं, ये हमको नहीं पता है, अभी तक किसी समझ नहीं। ठीक है, हम इसी के पहले यह जान जाए कि हमने जो फॉर्म दिया वो अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, तब तो मान लीजिए कि हमको एक संतुष्टि रहेगा कि मेरा फॉर्म जमा हो गया। उसके बाद जो भी उसके ऊपर कोई त्रुटि रहेगा, कोई ऑब्जेक्शन रहेगा तो हम उसका पूरा करते रहेंगे। तो कुल मिला जुला करके ये गहन पुनरीक्षण नहीं चल रहा है। उनको पता है कि उनकी सरकार जाने वाली है, उस सरकार की बचाने की कवायद चुनाव आयोग भाजपा की बी टीम बनके कर रही है। अच्छा, तो आप भी इस बात से सहमत हैं कि वोट जो है वो भाजपा अपना सेफ कर रही है, क्योंकि ज्यादातर वोट दलितों के कटेंगे, जो महादलित है उनके कटेंगे, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। हम सब तरफ घूम रहे हैं तो उनको पता ही नहीं है कि कोई बीएलओ आएगा, क्या चेंज करेगा, कागज किसी के पास नहीं, किसी के पास जमीन भी नहीं है। आप भी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल 100% सहमत हूं मैं। उनको यह भी नहीं पता है कि अगर बीएलओ जा भी रहा तो उनको यह भी नहीं पता है कि ये क्या हो रहा है। उनको यहाँ तक कि आप गौर कीजिएगा, पहले सरकारी टीवी चैनल के माध्यम से, प्राइवेट भी बीच में जब आए उनके माध्यम से, कोई भी इस तरह की संस्था या सरकार अपने किसी भी पहल को लेकर के व्यापक स्तर पे प्रचार और प्रसार करती थी। आप इस पूरा देहात में घूम जाइए, चुनाव आयोग एक छोटा सा ले जाकर करके चिपका दे रहा किसी के दरवाजे पर स्टिकर, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का बड़ा बड़ा पोस्टर चिपक रहा है। मतलब सरकार से बड़ी एक पार्टी के जो हैं पास रिसोर्सेज आज के दिन में, ये ख्याल कर लीजिए। आप जब ये काम किए तो आपको विभिन्न रास्तों से लोगों को जागरूक करना चाहिए था, जो आप नहीं कर रहे। एक सिंपल स्टिकर लगा करके आप जान छुड़ा ले रहे हैं। अब ऐसे में गरीब, वंचित, प्रवासी, महिला,
बुजुर्ग, दिव्यांग, कमजोर लोग, समाज के वंचित लोग, यहाँ तक कि भी जो प्रगतिशील समाज के जो कमजोर लोग, कम धन वाले हैं, कम पढ़े लिखे हैं, यह सारे लोग बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। पढ़े लिखे लोगों का भी माइग्रेशन है, उनके पास इतना फुर्सत नहीं है कोई यहाँ आकर के नाम जुड़वाए। तो मोटे तौर पे सरकार के जो विपक्ष के जो लोग हैं उसकी धार को ये कैसे कुंद कर सके, क्योंकि उनका मैक्सिमम जो मूड है गरीबों का इस समय बिहार में सरकार को बदलने को लेकर करके है, तो उस धार को ये कुंद करने का एक मेगा एक्सरसाइज चल रहा है। अच्छा, तो एक बात बताइए, इसके मार्फत उन लोगों को छांटना चाहते हैं जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुस आए हैं बिहार में, उनको छांटना चाहते हैं, आपको क्यों दर्द हो रहा है? तो भाजपाइयों को क्यों दर्द हो रहा है? हम तो चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं, तो भाजपाइयों को क्यों दर्द हो रहा है इस मामले में? हमारा तो मामला चुनाव आयोग से है ना, एक बात। दूसरी बात, ये जो काल्पनिक रूप से रोहिंग्या और क्या क्या जो बात कर रहे हैं, तो ये इनको निकालना, इनको आने से रोकना, इनको चिन्हित करना, इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में इस बात को रखा है, बोला है, और हम लोगों ने भी कहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है वो करे, उनका फेलियर है, ये कहें कि ये फेल कर गए। पिछले 11 साल में जो है अवैध जो घुसपैठिए थे उसको रोक नहीं पाए, निकाल नहीं पाए, भयंकर फेलियर है। तो ये दोनों ही जो तरीके से इस चीज़ को अगर आप देखेंगे, तो हम चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं, तो भाजपाइयों को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? दूसरी बात है कि हम तो इस लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं इनके खिलाफ, और उसी आधार पे धीरे धीरे जब जनता को जो हमने समझाया तो इनकी सीटें भी घटी। 2020 वाले लोकसभा चुनाव के बाद, ये वाला जो लेटेस्ट चुनाव हुआ 19 के बाद, तो वो घटी सीटें इनकी। तो 2019 से 2024 के बीच में देखेंगे तो इनके सीट ड्रॉप हुए हैं। क्यों ड्रॉप हुए? क्योंकि लोग धीरे धीरे बात को समझ रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी है, संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। तो हम तो बोलेंगे, यही तो हमारा मुख्य एजेंडा है कि पहले संविधान बचेगा तब हम बचेंगे, तब खेती बाड़ी बचेगी, तब आरक्षण बचेगा, तब न्याय होगा, तब सामाजिक न्याय होगा। तो हम सब इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो हमारा जो है, जो लड़ाई पहले से लड़ते आए उसी के कंटिन्यूएशन में ये लड़ाई है। लगता है संविधान खतरे में है? बुरी तरीके से खतरे में है। न केवल खतरे में है, बल्कि जितनी सारी स्वतंत्र जो संस्थाएं हैं जो इस डेमोक्रेसी को चलाती हैं, लोकतंत्र को चलाती हैं, वो ऑलरेडी बड़े खतरे में आ चुकी हैं। तो फिर लोकतंत्र तो उन्हीं के पिलर्स के ऊपर बैठा हुआ है, और वो जो पिलर ही जब डैमेज हो रहे हैं तो लोकतंत्र तो और संविधान तो खतरे में है। तो बुरी तरीके से खतरे में है। इसको ये किसी भी तरीके से चाह रहे हैं कि हाईजेक एक नया एजेंडा लेकर के आए हैं, एक देश एक चुनाव कर करके, और उसके आड़ में क्या क्या बातें रिकमेंडेशन आई है। इधर भी हम लोगों ने, अभी मैं आज ही पढ़ रहा था, वो जो चंद्रचूड़ है, जो चट्टा आदमी जो बन के बैठा था सुप्रीम कोर्ट का, आज उसका जो असलियत है सामने आ रही है। CJI का आवास तक कब्जा करके रखा है वो आदमी, और वह जो रिकमेंडेशन के नाम पर उसको क्या राजनीति का समझ है। वह कानून के मसले पर वो जजमेंट देते आए हैं, लेकिन वो भी बेईमान आदमी, बेईमानी करते आए वहाँ भी बैठ करके, और जब इस पार आ गया है तो खुल के आदमी बेईमानी कर रहा है। तो क्या रिकमेंडेशन है, घटिया रिकमेंडेशन है। वो भी, हालांकि देश की जनता जो गरीब गुरूब है वो कमाने खाने में व्यस्त है, तो बहुत ज़्यादा उसको रीड नहीं कर रही है, लेकिन मोटे तौर पे वो भी अब समझने लगी है कि कहीं ना कहीं ये उनके हक और हकूक़ के खिलाफ एक सरकार खड़ी है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपको भी। ये हमसे अजीत जी बात कर रहे थे रामगढ़ विधानसभा से। इनका साफ कहना था कि देश में संविधान खतरे में है। संविधान इसलिए भी खतरे में है कि स्वायत्त संस्थाएं जो हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ऐसी जितनी भी संस्थाएं हों, उन पर सरकार का सीधा नियंत्रण है, जिसके तहत वो जैसा चाह रही हैं वैसा काम करा रही हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।